31 मई 2026 कानपुर के नवाबगंज में बुरखे में चल रही इस औरत का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ और इस वीडियो के वायरल होने की वजह इस बुरखे में चल रहे शख्स की ऐसी प्लानिंग थी जिसे देखकर और सुनकर सबके होश उड़ गए। ये दिन भी हर दिन की तरह आम था और उस दिन में खास ये था कि उस दिन गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल का फाइनल मैच होने वाला था। दिन में सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे, लेकिन किसी को नहीं पता था इसी शहर के बीचों बीच एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो एक जुर्म नहीं था बल्कि भरोसे को तोड़ने वाली एक खतरनाक साजिश थी। और क्या थी वो खतरनाक साजिश और आखिर कौन था उस बुरखे के पीछे, जानेंगे इस पूरी कहानी में। माय नेम इज पूजा एंड वेलकम टू माय शो वायलेटेड क्राइम्स। सुबह सुबह कानपुर के नवाबगंज थाने में कॉल आती है कि कानपुर के ही आजाद नगर लोकेलिटी के एक इंस्टीट्यूट में एक शख्स बेहोशी की हालत में अंदर पड़ा हुआ था और उस शख्स का नाम था प्रकाश चंद्र गुप्ता, जिनकी उम्र 47 साल थी। इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस तुरंत उस कोचिंग सेंटर तक पहुंचती है, देखती है कि वहां पर बेहोशी की हालत में एक शख्स पड़ा हुआ है। पुलिस देखती है कि उसके सर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया है। पुलिस तुरंत उसको हॉस्पिटल भेजती है, जहाँ पर डॉक्टर उसको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। शुरू में तो पुलिस को लग रहा था कि प्रकाश चंद्र गुप्ता के साथ कोई ना कोई दुर्घटना हुई है। उन्होंने इंस्टीट्यूट में नशा किया और नशे की हालत में वो चेयर से गिर गए, जिसकी वजह से उनके सर पर गहरा जख्म आया और उसी वजह से उनकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने प्रकाश के घर पर कॉल किया। प्रकाश के भाई ने फोन उठाया। पुलिस ने उसके भाई को बताया कि नशे की वजह से उसके भाई की गिरकर मौत हो गई है, लेकिन प्रकाश के भाई ने पुलिस को बताया कि प्रकाश इंस्टीट्यूट में उस रात नशा नहीं करने वाले थे। उनका प्लान था कि वो इंस्टीट्यूट में ही रुककर आईपीएल का फाइनल मैच देखें। मैच खत्म होते ही वो घर वापस लौट आएंगे। प्रकाश के भाई ने उनके लिए घर पर खाना बनाकर भी रखा था, लेकिन अपने भाई का इंतजार करते करते उसका भाई सो गया। स्टार्टिंग में तो प्रकाश के भाई को भी यही लगा कि उसके भाई के साथ शायद कोई दुर्घटना हो गई हो, वो रात के अंधेरे में गिर गए हो और उनकी मौत हो गई। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी यही क्लियर हुआ कि सर पे चोट लगने की वजह से उनकी डेथ हुई है। इसके बाद पुलिस ने प्रकाश चंद्र की लाश उनके घर वालों को हैंडओवर कर दी और यहीं से इस केस में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पुलिस ने उसके भाई को बॉडी हैंडओवर की और उसके बाद प्रकाश के भाई ने पुलिस से प्रकाश की बिलोंगिंग्स मांगी, लेकिन प्रकाश की बिलोंगिंग्स में से दो चीजें मिसिंग थी। एक सोने की मोटी चेन और सोने का ब्रेसलेट, जो वो हर टाइम अपने गले और हाथ में पहनकर रखा करते थे। अब यहीं से इस केस ने एक नया मोड़ लेना शुरू कर दिया। यहाँ से सबको लगने लगा था कि जिस घटना को सब लोग दुर्घटना मान रहे हैं, कहीं वो कत्ल तो नहीं है जो किसी ने लूट के इरादे से किया हो। प्रकाश की दो बिलोंगिंग्स गायब होने के बाद से पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है। पुलिस उस इंस्टीट्यूट को पहले सील करती है, फिर फोरेंसिक टीम को वहां पर बुलाया जाता है। हर एक चीज की बारीकी से जांच की जाती है और फोटोज भी क्लिक की जाती है। इंस्टीट्यूट के दरवाजे, खिड़कियों से फिंगरप्रिंट्स भी लिए जाते हैं। पुलिस उस इंस्टीट्यूट के एंट्री और एग्जिट्स पर बहुत ही बारीकी से तफ्तीश करनी शुरू कर देती है। पुलिस प्रकाश के भाई से पूछताछ करती है और पूछती है कि क्या प्रकाश से किसी की कोई दुश्मनी थी। तो प्रकाश का भाई बताता है कि प्रकाश का नेचर सभी के साथ बहुत अच्छा था, उनका कभी भी किसी से किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। इसके बाद ये केस और भी ज्यादा उलझता जाता है। फिजिकल एविडेंसेस से तो पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। फिर पुलिस सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस को खंगालना शुरू करती है। पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा नोटिस करती है जिससे वो उस क्लिप पर शक करने को मजबूर हो जाते हैं। पुलिस के माइंड में एक चीज क्लियर हो चुकी थी। अब क्योंकि इंस्टीट्यूट के अंदर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, तो कातिल को ये तो पता था कि वो अपनी प्लानिंग को अंजाम बहुत ही तसल्ली से दे सकता था। इसका मतलब जो कातिल था वो प्रकाश चंद्र गुप्ता का कोई ना कोई जानने वाला ही था। उस इंस्टीट्यूट के बाहर की तरफ एक सीसीटीवी कैमरा था। उस कैमरे में इंस्टीट्यूट के अंदर आने जाने वाले लोगों को क्लियरली देखा जा सकता था। खाली औरत कैमरा की तरफ आती है, लेकिन फिर वहाँ से टर्न होके आगे निकल लेती है। वो सारा टाइम फ्रेम वही था, 10 से 10:30 बजे के बीच का, और उसी टाइम फ्रेम के दौरान ही प्रकाश चंद्र जी का कत्ल हुआ था। अब सवाल था कि उस बुरखे के अंदर कौन था और किसने प्रकाश चंद्र जी की जिंदगी खत्म कर दी। अब जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम होती है वो बहुत ही ज्यादा क्लेवर होती है। अब क्योंकि बुरखे में उस शख्स का चेहरा छुपा हुआ था,
पहले तो यही नहीं पता लग रहा था कि बुरखे के अंदर कोई महिला है या फिर कोई पुरुष है। वो बार बार और बड़े ही ध्यान से उस फुटेज को देखती है तो उनको फील होता है बुरखे के अंदर जो शख्स चल रहा था उसकी चाल बिल्कुल मर्दाना थी। अब पुलिस उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी देखना शुरू करती है। तो सब कुछ देखने के बाद पुलिस को ये क्लियर हो जाता है कि बुरखे के अंदर कोई महिला नहीं बल्कि एक पुरुष था। अब जहाँ जहाँ सीसीटीवी फुटेजेस में ये इंसान जा रहा है, पुलिस बड़ी ही बारीकी से उस पर नजर रखती है। सीसीटीवी के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस को पता लगता है कि ये इंसान जो बुरखे के अंदर था वो एक रेलवे स्टेशन की तरफ से बाहर आया था और वो उस ट्रेन में था जो ट्रेन कन्नौज से कानपुर की तरफ आई थी। पुलिस रेलवे स्टेशन के अंदर की भी सीसीटीवी फुटेजेस को छानना शुरू करती है। वहाँ से पता लगता है कि ये शख्स कन्नौज वाले ट्रेन से आया ही नहीं था बल्कि ये शख्स पुलिस को गुमराह कर रहा था। ये कहीं बाहर से आया और रेलवे स्टेशन के अंदर घुस गया और उन यात्रियों के साथ जो कन्नौज की ट्रेन से आए थे उनके साथ शामिल होकर चलने लगा ताकि पुलिस जब भी सीसीटीवी कैमरास को चेक करे तो ये पुलिस को गुमराह कर सके। लेकिन यहाँ पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम भी बहुत ही ज्यादा क्लेवर थी। उन्होंने इसकी चालाकी को साफ पकड़ लिया। अब पुलिस को समझ आ चुका था कि ये कातिल बड़ा ही शातिर है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को और भी आगे बढ़ाती है तो पता लगता है कि ये बुरखे वाला शख्स ऑटो से रेलवे स्टेशन की तरफ आया था। पुलिस तुरंत उस ऑटो वाले का नंबर नोट करती है और ऑटो को सर्च करना शुरू कर देती है और जल्द ही पुलिस उस ऑटो ड्राइवर को ढूंढ भी लेती है। यहाँ से पुलिस को लग रहा था कि अब ये केस बहुत ही जल्दी क्रैक हो जाएगा। पुलिस ऑटो ड्राइवर के पास जाती है और उस बुरखे वाले शख्स के बारे में पूछना शुरू करती है। पुलिस उस ऑटो ड्राइवर से वो डेट वो टाइम बताती है और उस बुरखे वाली औरत के बारे में बताती है। पुलिस उससे पूछती है कि ये कहाँ से इस ऑटो में बैठी थी और कहाँ पर उतरी थी। लेकिन जो जवाब ऑटो वाले ने दिया वो सुनकर पुलिस और भी ज्यादा चौंक जाती है। उस ऑटो ड्राइवर ने पुलिस को बताया वो बुरखे वाली औरत ऑटो में बैठी लेकिन उसने सफर के दौरान एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। वो ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे वो गूंगी है। वो ऑटो ड्राइवर को उंगलियों से डायरेक्शंस बता रही थी। ऑटो ड्राइवर ने उसको रेलवे स्टेशन तक उतारा, उसने पैसे दिए और वहां से चली गई। यहाँ से पुलिस समझ चुकी थी कि जितना शातिर वो उस शख्स को समझ रहे हैं वो उससे कहीं गुना चालाक है। अब जहाँ से उस बुरखे वाली औरत ने ऑटो पकड़ा था उस एरिया के आसपास की सीसीटीवी फुटेजेस को पुलिस खंगालना शुरू करती है और वहां से पुलिस को पता लगता है कि वो औरत कानपुर के सिटी हॉस्पिटल पास से उस ऑटो में बैठी थी। लेकिन उस ऑटो में बैठने से पहले वो एक लाल रंग की गाड़ी से उतरी थी। पुलिस तुरंत उस कार का नंबर नोट करती है। उसने गाड़ी को सिटी हॉस्पिटल के पीछे एक सुनसान एरिया में लगाया, वहां से उतरी और फिर ऑटो हायर किया। और उसी दौरान पुलिस को एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि जब वो औरत गाड़ी के अंदर बैठी थी तो वो मर्द था, लेकिन जब बाहर निकली तो वो बुरखे में एक औरत बनकर निकला। तो इससे ये क्लियर था कि बुरखे के अंदर वाला शख्स एक मर्द था। मतलब वो शख्स गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठने के बाद उसने कपड़े चेंज किए और बुरखा पहना। उसके बाद वो गाड़ी से निकला और उसने ऑटो हायर किया और फिर रेलवे स्टेशन तक पहुंचा। हर एक एंगल की बारीकी से जांच करने के बाद पुलिस एक इंसान तक पहुंचती है जिसका नाम था मोहित द्विवेदी। और मोहित द्विवेदी कोई और नहीं बल्कि प्रकाश चंद्र गुप्ता का ही 18 साल पुराना दोस्त था। पुलिस को जैसे ही मोहित के बारे में पता लगता है वो उसको तलाशने लगती है, लेकिन मोहित पुलिस को प्रकाश के घर पर ही मिलता है। वो उसके घर पर उसके मरने का शोक मना रहा था। पुलिस तुरंत प्रकाश के घर पर जाती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करने से पहले उसका फोन चेक करती है और पुलिस देखती है कि मोहित ने प्रकाश को मारने से पहले कई सारी क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी। वो क्राइम स्टोरीज देखकर सीख रहा था। उसके गूगल सर्च हिस्ट्री में भी यही सर्च था कि किसी को किस तरीके से लूटा जाए। जिसके बाद पुलिस को एक चीज तो क्लियर हुई कि मोहित द्विवेदी का मकसद प्रकाश चंद्र को मारना नहीं था बल्कि सिर्फ उसको लूटना था। अब सवाल था कि आखिर मोहित ने प्रकाश को क्यों मारा। और जब पुलिस मोहित से सख्ती से पूछताछ करती है तो वो अपना सारा जुर्म कबूल कर लेता है। मोहित बताता है कि प्रकाश की और उसकी दोस्ती 18 सालों से थी। वो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे और प्रकाश मोहित पर आंख बंद करके भरोसा भी किया करता था। लेकिन मोहित फाइनेंशियली थोड़ा वीक चल रहा था और इसी के चलते मोहित की नजर प्रकाश की भारी चेन और ब्रेसलेट पर थी जो वो डेली पहना करता था। मोहित को पता था कि गोल्ड का रेट अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर उसकी चेन और ब्रेसलेट को बेचता है तो आराम से 5-6 लाख रुपए उसके हाथ लग जाएंगे। और इसी लालच के चलते
उसने एक प्लान बनाया। पहले वो मार्केट गया, वहाँ से उसने बुर्का और ग्लव्स खरीदा। यही नहीं, मोहित ने एक औरत की तरह चलना और उठने बैठने की प्रैक्टिस भी की, ताकि जब वो लूट को अंजाम देकर बुर्के में बाहर निकले तो कोई ये पकड़ ना पाए कि उस बुर्के के पीछे छुपा शख्स एक आदमी है। लेकिन यहाँ पर पुलिस की टीम उससे ज्यादा क्लेवर निकली थी। आईपीएल का फाइनल मैच होने वाला था, जिसकी वजह से रोड पर बहुत ही कम लोग थे और प्रकाश ने मोहित को कॉल कर बताया भी था कि आज वो इंस्टीट्यूट में रुककर ही आईपीएल का वो फाइनल मैच अकेले देखेंगे। मोहित को ये भी अच्छे से पता था कि प्रकाश फिजिकली भी स्ट्रांग नहीं है। मोहित अपने घर से घर वालों को कहकर निकलता है कि वो ऑफिस जा रहा है। वो अपनी कार में बैठता है, वहां पर कपड़े चेंज करता है, बुर्का पहनता है और फिर वहां से एक ऑटो हायर करता है और फिर ऑटो वाले से बिल्कुल भी बात नहीं करता, उसको इशारों में डायरेक्शन देता है और रेलवे स्टेशन पर जाकर उतर जाता है ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके। उसके बाद वो रात के अंधेरे में प्रकाश के इंस्टीट्यूट जाता है और वहां पर जाकर दोनों में बहस होती है और वो प्रकाश के साथ छीना झपटी करने लगता है और उसी छीना झपटी के दौरान मोहित से प्रकाश को धक्का लग जाता है और उस धक्के की वजह से प्रकाश का सर एक टेबल से जा लगता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद मोहित उसकी गले में पड़ी वो मोटी चेन और ब्रेसलेट उतार लेता है। तो मोहित को कहीं ना कहीं लग रहा था कि गलती से ही सही मोहित से बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। यहाँ तक कि जब मोहित को ये पता लगा कि प्रकाश मर चुका है तो उसने एक बार भी कोशिश नहीं की कि वो प्रकाश को हॉस्पिटल ले जाए और उसकी जान बचाने की कोशिश करे। लालच का भूत उसके सर पर इस कदर सवार हो चुका था कि उसने अपनी 18 साल की दोस्ती के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। ऐसे दोस्त के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर